वेलकम टू क्यूरियोसिटी बॉक्स। मेरा नाम है नीलेश श्रीवास्तव और आज का जो लेक्चर है वो है रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट के ऊपर। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रैवलिंग वेव्स के ऊपर बात की थी। आज के लेक्चर में हम रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट के ऊपर बात करेंगे। तो रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट हैं क्या, वो जानने से पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी। वो क्या है? वो ये है कि अगर जो हमारी जो ट्रैवलिंग वेव है वो ट्रैवल करते हुए, जो हमारी ट्रैवलिंग वेव है जो हमारी ट्रैवलिंग वेव है वो ट्रैवल करते हुए एक जंक्शन पे आके मीट करे। ठीक है, एक जंक्शन पे आके मीट करे। इस जंक्शन को हम क्या कह रहे हैं? इस जंक्शन को हम कह रहे हैं डिसकंटिन्यूटी जंक्शन। डिसकंटिन्यूटी जंक्शन। डिसकंटिन्यूटी जंक्शन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे ना लाइन बदल गई है। मतलब इससे पहले जो लाइन थी उसकी कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस थी ZC। ठीक है, इसके बाद जो लाइन है उसको हम कह रहे हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस है ZL या फिर लोड इम्पिडेंस है ZL। ठीक है, तो इसके पहले की जो लाइन थी उसकी कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस कितनी थी? ZC। और इस डिसकंटिन्यूटी जंक्शन के बाद जो हमने लोड लगाया है वो क्या है? वो है ZL। या फिर उस लोड की कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस क्या है? ZL। लोड भी नहीं, जो लाइन है उसके बाद, अगर लोड नहीं कहना चाहूँ, उस जंक्शन के आगे जो दूसरी लाइन है या फिर दूसरी केबल है, अ, उसकी इम्पिडेंस क्या है? उसकी इम्पिडेंस है ZL। ठीक है, अब इन लाइंस में फ्लो क्या कर रहा है? इन लाइंस में फ्लो कर रहा है वोल्टेज और करंट ही तो फ्लो कर रहा है ना। अब देखो ZC की डेफिनेशन क्या थी? ZC की क्या इक्वेशन आई थी? √Z/Y, है ना। जहाँ पे Z क्या था? Z था इम्पीडेंस पर यूनिट लेंथ, Y क्या था? एडमिटेंस पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ये ZC था। ठीक है, अब देखो Z क्या होता है? Z होता है V/I। और Y क्या होता है? Y होता है I/V, है ना, I/V। तो ये बन गया। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आएगा V/I। तो ZC क्या है? ZC बस लाइन में जो वोल्टेज और करंट फ्लो कर रहा है ना उसका रेशियो है। ठीक है, अब ZC और क्या है? ZC ये है Z/Y। Z और Y लाइन के लिए कभी चेंज नहीं होंगे, कांस्टेंट रहेंगे, है ना। इम्पीडेंस और एडमिटेंस तो नहीं चेंज होगी, वो कांस्टेंट रहेगी लाइन के लिए। यानी ZC चेंज नहीं होना चाहिए, यानी रेशियो और V/I चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मान लो ये डिसकंटिन्यूटी जंक्शन पे हमारी ट्रैवलिंग वेव आई। ठीक है, तो अब क्या होगा? इससे इस पॉइंट से पहले कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस थी ZC। इस पॉइंट के बाद कितनी थी? ZL। यानी इस पॉइंट से पहले V/I का रेशियो अलग है, इस पॉइंट के बाद V/I का रेशियो अलग होगा, है ना। तो अगर हमें वो मीट करना है, ये जो V/I का रेशियो हमें मेंटेन रखना है, तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा? कुछ मॉडिफिकेशन होनी पड़ेगी, है ना। जो वोल्टेज यहाँ आ रही है, मान लो इंसिडेंट वोल्टेज आ रही थी, है ना, दो तरह की वोल्टेज थी ना। तो कुछ वोल्टेज रिफ्लेक्ट हो जाएगी और कुछ वोल्टेज ट्रांसमिट हो जाएगी। इस तरह से होगा ये सब, ताकि हमारा V/I का रेशियो हर एक लाइन में मेंटेन रहे। ठीक है, V/I का रेशियो हर एक लाइन में क्या रहे? मेंटेन रहे, जिससे हर एक लाइन की जो करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है वो सेटिस्फाइड रहे। ठीक है, समझ गए? तो हमें क्या करना है? हमें इस डिसकंटिन्यूटी जंक्शन की वजह से, देखो इस डिसकंटिन्यूटी जंक्शन पे क्या हो रहा है? एक इंसिडेंट वोल्टेज है, एक रिफ्लेक्टेड वोल्टेज है, एक ट्रांसमिटेड वोल्टेज है। तो हम यहाँ पे एक कोफिशिएंट निकालेंगे जो होगा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ वोल्टेज, जो आएगा VR/VI। एक आएगा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ करंट, जो है IR/II। अल्फा रिफ्लेक्शन को डिनोट करता है, IR/II। और एक है बीटा V, जो है ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, जो होगा VT/VI। और एक है बीटा I, जो है ट्रांसमिशन कोफिशिएंट फॉर करंट, जो होगा IT/II। ये सारी चीज़ें हमें डिराइव करनी है अभी। ठीक है, अभी हम क्या अज्यूम करेंगे अपनी पूरी इस एनालिसिस के लिए? हम अज्यूम करेंगे कि ट्रैवलिंग वेव जो है ना, जो ट्रैवलिंग वेव है, ट्रैवलिंग वेव इज अ स्टेप वेव। ठीक है, ट्रैवलिंग वेव इज अ स्टेप वेव। ठीक है, एक मतलब एक स्टेप वेव आ रही है। अब देखो अब हम क्या करेंगे? अब हमें अपना कोफिशिएंट निकालना है। उससे पहले आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए। जो हमारी ट्रांसमिटेड वोल्टेज है वो बराबर होगी इंसिडेंट वोल्टेज प्लस रिफ्लेक्टेड वोल्टेज के बराबर। जो ट्रांसमिटेड करंट है वो बराबर होगा इंसिडेंट करंट प्लस रिफ्लेक्टेड करंट के बराबर।
ठीक है, ये दो इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है। दूसरा क्या ध्यान रखना है आपको, दूसरा ये ध्यान रखना है कि वी आई बाय जेड सी ये किसके बराबर है, ये है आई आई के बराबर, माइनस वी आर बाय जेड सी ये किसके बराबर है, ये है आई आर के बराबर। और क्या ध्यान रखना है कि वी टी बाय जेड एल ये किसके बराबर है, ये है आई टी के बराबर। ये तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब हम जो भी हमने लिखा है ना यहाँ पे, जो भी इक्वेशंस लिखी इनका हम यूज़ करेंगे। तो देखो हमारे पास क्या था, हमारे पास था वी टी इक्वल टू वी आई प्लस वी आर, और दूसरा था आई टी इक्वल टू आई आई प्लस आई आर। ठीक है, सब्सटीट्यूशन करते हैं, क्या आई टी की जगह लिखते हैं वी टी बाई जेड सी जेड एल, आई आई की जगह लिखते हैं वी आई बाई जेड सी, और आई आर की जगह क्या आएगा, माइनस वी आर बाई जेड सी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं वी टी की जगह लिख देता हूँ, ये जो इक्वेशन वन थी ना मेरी, ये इक्वेशन वन इसमें सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, इस वाली इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। तो क्या आएगा, वी टी की जगह मैं लिख दूंगा वी आई प्लस वी आर डिवाइड बाई जेड एल इक्वल टू वी आई माइनस सॉरी वी आई बाई जेड सी माइनस वी आर बाय जेड सी। ठीक है, वी आई वाली टर्म्स एक साथ ले लेते हैं और वी आर वाली टर्म्स एक साथ ले लेते हैं। क्या आएगा, मेरे पास आएगा वी आर बाई जेड एल प्लस वी आर बाई जेड सी इक्वल टू वी आई बाई जेड सी माइनस वी आई बाई जेड एल आएगा ये। ठीक है, वी आर लेफ्ट साइड से कॉमन ले लो, वन प्लस जेड एल प्लस वन बाय जेड सी हो जाएगा, और वी आई राइट साइड से कॉमन ले लो, वन बाय जेड सी माइनस वन बाय जेड एल हो जाएगा। इसको मैं फर्दर कैसे लिख सकता हूँ, वी आर इंटू जेड सी प्लस जेड एल डिवाइड बाई जेड एल जेड सी। ठीक है, इक्वल टू वी आई जेड एल माइनस जेड सी डिवाइड बाय, ये एक सी है एक एल है, ठीक है, डिवाइड बाय जेड सी जेड एल। ठीक है, दोनों तरफ से जेड एल जेड सी काट सकता हूँ मैं, है ना। तो मेरे पास वी आर बाई वी आई क्या आया, वी आर बाई वी आई क्या आया, वो आया वी आर बाई वी आई आया जेड एल माइनस जेड सी डिवाइड बाय जेड एल प्लस जेड सी। ठीक है, तो मेरे पास मेरा पहला कोफिशिएंट आ गया, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ वोल्टेज आ गया, क्या आया, जेड एल माइनस जेड सी डिवाइड बाय जेड एल प्लस जेड सी। ठीक है, अब इसी की मदद से देखो इसको यूज़ करता हूँ मैं, वी आर की जगह मैं लिख क्या सकता हूँ, वी आर की जगह लिख सकता हूँ आई आर जेड सी माइनस का, है ना, क्यों, इस इक्वेशन से वी आर की जगह लिख सकता हूँ माइनस आई आर जेड सी। इसी तरह से आई आई की जगह लिख सकता हूँ आई आई जेड सी, तो ये बन जाएगा जेड एल माइनस जेड सी डिवाइड बाय जेड एल प्लस जेड सी के बराबर, है ना। इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया मैंने, इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, ये वाली जो इक्वेशन है इसमें सब्स्टिट्यूट किया, वी आर की जगह माइनस आई आर जेड सी, वी आई की जगह आई आई जेड सी, जेड सी और जेड सी कैंसिल, मेरे पास बचा आई आर बाय आई आई इक्वल टू माइनस जेड एल माइनस जेड सी डिवाइड बाय जेड एल प्लस जेड सी, जो कितना हो गया, जो हो गया जेड सी माइनस जेड एल डिवाइड बाय जेड सी प्लस जेड एल, ये हो गया अल्फा आई। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं। मैं लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। क्या मिल रहा है कि जो अल्फ़ा आई है और अल्फ़ा वी है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो बराबर ही है। दूसरा क्या है कि अल्फ़ा वी जो है वो नेगेटिव ऑफ अल्फ़ा आई है। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमें मिल रहे हैं। मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, अगर मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो आप किसी एक का निकाल दो, दूसरे का भी वही होगा। लेकिन अगर पूरी इक्वेशन पूछी जाए साइन के साथ तो अल्फ़ा वी इक्वल टू माइनस अल्फ़ा ही है। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन थे किसके, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के ऊपर। अब आपको ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यूज़ जो है वो ध्यान रखनी है। ठीक है, ये इक्वेशन 3 लिख देता हूँ मैं, ये इक्वेशन 4। ठीक है, अल्फ़ा वी और अल्फ़ा आई हमें ध्यान रखना है। अब हम निकालेंगे ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। फिर से मैं वो इक्वेशन लिख देता हूँ जो हम यूज़ करने वाले हैं, वी टी इक्वल टू वी आई प्लस वी आर, और क्या है आई टी इक्वल टू आई आई प्लस आई आर। सब्सटीट्यूशन करेंगे, वी टी बाय जेड एल इज इक्वल टू वी टी बाई जेड एल इज इक्वल टू वी आई बाय जेड सी माइनस वी आर बाय जेड सी। ठीक है, यहाँ पे मुझे लिखना है किसके बारे में, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट के बारे में निकालना है। तो मुझे आर को एलिमिनेट करना है, वी आर को। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ वी आर इक्वल टू
वी टी माइनस वी आई, और ये चीज़ मैं इसमें सब्सटीट्यूट कर दूँ तो क्या आएगा मेरे पास आएगा वी टी बाई जेड एल इक्वल टू वी आई बाई जेड सी माइनस वी आर की जगह क्या लिखो, वी टी माइनस वी आई बाय जेड सी। ठीक है, तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया वी टी बाई जेड एल इक्वल टू वी आई बाई जेड सी माइनस वी टी बाई जेड सी प्लस वी आई बाई जेड सी। तो मेरे पास कितना आया, वी टी वाली टर्म से एक साथ ले जाता हूँ, वी टी बाई जेड एल प्लस वी टी बाई जेड सी इक्वल टू टू वी आई बाई जेड सी। ठीक है मैं लिख सकता हूँ इसे वन बाई जेड एल प्लस वन बाई जेड सी, और दूसरी साइड क्या आएगा, टू वी आई बाई जेड सी। इसे फर्दर कैसे लिखा जा सकता है, जेड सी प्लस जेड एल डिवाइड बाय जेड एल जेड सी, और दूसरी साइड टू वी आई बाय जेड सी और जेड सी कट जाएंगे। मेरे पास क्या आंसर आया, मेरे पास आया देखो वी टी डिवाइड बाई वी आई आया टू जेड एल डिवाइड बाय टू जेड एल डिवाइड बाय जेड सी प्लस जेड एल, और वी टी बाई वी आई क्या था, बीटा वी ट्रांसमिशन कोफिशिएंट और वोल्टेज। ये कितना है, टू जेड एल बाय जेड सी प्लस जेड एल। ये इक्वेशन 5 लिख देते हैं। अब मुझे बीटा ई निकालना है। बीटा ई के लिए क्या करूँ, इस वाली इक्वेशन में 5 से जो ऊपर इक्वेशन है उसमें आई टी की जगह लिख दूँ, वी टी की जगह लिख दूँ आई टी जेड एल, है ना, और वी आई की जगह लिख सकता हूँ मैं आई आई जेड सी इक्वल टू टू जेड एल बाय जेड सी प्लस जेड एल। ठीक है, बिल्कुल होगा ये। अब यहाँ पे देखो जेड एल और जेड एल कट जाएंगे, तो आई टी बाय आई आई क्या बना, आई टी बाई आई बना टू जेड सी बाय जेड सी प्लस जेड एल। ठीक है, और आई टी बाय आई आई क्या होता है, आई टी बाय आई आई होता है बीटा आई, क्या है वो, टू जेड सी बाय जेड सी प्लस जेड एल। इक्वेशन 6। ठीक है, मेरे पास चारों कोफिशिएंट्स आ गए। ठीक है जब भी एक डिसकंटिन्यूटी जंक्शन आता है जिसमें एक साइड है कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जेड सी, दूसरी साइड है कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जेड एल, तो हमारे पास उसके लिए चारों कोफिशिएंट्स की इक्वेशन आ चुकी है। यहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन क्या निकालेंगे, जो इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है वो ये निकला कि जो बीटा वी है वो मैग्नीट्यूड में बराबर नहीं है। ठीक है, किसके, बीटा आई के। ठीक है, बस क्या है, साइन ऑफ बीटा वी, साइन ऑफ बीटा वी, ठीक है, इज इक्वल टू साइन ऑफ बीटा आई। मतलब दोनों का साइन सेम होगा, दोनों का साइन सेम होगा, मैग्नीट्यूड बराबर नहीं होगा। ठीक है, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट में। तो अब हम कुछ केसेस कंसिडर करेंगे, जिसमें से पहला केस जो है हमारा, पहला केस है वो है जो ट्रांसमिशन लाइन है ना, ट्रांसमिशन लाइन है वो टर्मिनेट हुई है, टर्मिनेटेड बाय अ केबल, बाय अ केबल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस या फिर सिर्फ इम्पीडेंस भी कह सकते हैं, आर। ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस कितनी, आर है। और केस 2 हम ले रहे हैं रिसीविंग एंड, मतलब देखो रिसीविंग एंड भी एक डिसकंटिन्यूटी जंक्शन बना, क्योंकि रिसीविंग एंड पे ही अलग अलग तरीके के लोड लगाए जाते हैं, फिर कोई मैं कह सकता हूँ वो रिसीविंग एंड किसी और लाइन के लिए सेंडिंग एंड है ना। तो रिसीविंग एंड ही हमारा एक तरह से बना डिसकंटिन्यूटी जंक्शन, मतलब एक तरह का डिसकंटिन्यूटी जंक्शन बना ही रिसीविंग एंड। तो केस 2 में मैं क्या मान सकता हूँ कि रिसीविंग एंड इज ओपन सर्किटेड। ठीक है, और केस 3 क्या लेते हैं, केस 3 ले रहे हैं रिसीविंग एंड शॉर्ट सर्किटेड, इज शॉर्ट सर्किटेड। ठीक है, रिसीविंग एंड ओपन सर्किटेड है, केस 3 में क्या है, रिसीविंग एंड शॉर्ट सर्किटेड है। अब केस 1 में अब पहले मैं सारी वैल्यूज़ लिख लेता हूँ। ठीक है, इस तरफ अल्फ़ा वी, अल्फ़ा आई, और क्या था, बीटा वी और बीटा आई। मैं नीचे सारी वैल्यूज़ लिख रहा हूँ। अल्फ़ा वी क्या था, अल्फ़ा वी था, अल्फ़ा वी था, अल्फ़ा वी था जेड एल माइनस जेड सी, अल्फ़ा वी था जेड एल माइनस जेड सी बाय जेड एल प्लस जेड सी। अल्फ़ा आई क्या था, अल्फ़ा आई था जेड सी माइनस जेड एल बाय जेड सी प्लस जेड एल। बीटा वी क्या था, बीटा वी था टू जेड एल बाय जेड एल प्लस जेड सी। और बीटा आई क्या था, बीटा आई था टू जेड
एल था ना यहाँ पे, बीटा वी में एल था, बीटा आई में 2ZC डिवाइड बाय ZC प्लस ZL। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, यही चीज़ें थी। अब देखो, जब जो केस वन में क्या है, जो रिसीविंग एंड है वो टर्मिनेट हुआ है केबल जिसकी कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस है आर। ठीक है, यानी ZL क्या है, ZL है उसका आर। तो उसमें अल्फ़ा वी कितना हो जाएगा, अल्फ़ा वी हो जाएगा, अल्फ़ा वी हो जाएगा आर माइनस जेड सी डिवाइड बाय आर प्लस जेड सी। ठीक है, अल्फ़ा आई क्या हो जाएगा, ZL की जगह हमें आर लिखना है, जेड सी माइनस आर डिवाइड बाय जेड सी प्लस आर। बीटा वी क्या हो जाएगा, बीटा वी हो जाएगा 2R डिवाइड बाय जेड, 2R डिवाइड बाय आर प्लस जेड सी, आर प्लस जेड सी। ठीक है, और बीटा आई क्या हो जाएगा, बीटा आई हो जाएगा 2ZC डिवाइड बाय जेड सी प्लस आर। ठीक है, अब देखो रिसीविंग एंड ओपन सर्किटेड, ओपन सर्किटेड का मतलब है कि जो हमारी इम्पिडेंस है, जो डिसकंटिन्यूटी जंक्शन के बाद जो इम्पिडेंस है वो क्या है, वो है इन्फाइनाइट, है ना। तो हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ZL की जगह इन्फिनिटी। अब देखो, ZL की जगह इन्फिनिटी कहने का मतलब है कि ZL इज़ मच मच ग्रेटर देन ZC। तो हर इक्वेशन में ZL से कंपेयर करेंगे ZC को, तो वो क्या होगा, बहुत छोटा होगा। तो जितने भी ZL प्लस ZC और ZL माइनस ZC हैं, उनमें से हम ZC को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो अल्फ़ा वी में क्या हुआ, अल्फ़ा वी में ZL माइनस ZC को मैं लिख पाऊंगा ZL बाय ZL, है ना, ZL बाय ZL यानी 1 हो गया। तो अल्फ़ा वी क्या आया, अल्फ़ा वी आया +1। ठीक है, अल्फ़ा आई क्या लिख पाऊंगा, अल्फ़ा आई लिख पाऊंगा माइनस ZL बाय ZL। ZL बहुत बड़ा है ZC के कंपैरिजन में, इसलिए ZC को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अल्फ़ा आई क्या आया, अल्फ़ा आई आया -1। ठीक है, ओपन सर्किट का केस है। बीटा वी क्या आएगा, बीटा वी आपको किसको नेग्लेक्ट करना है, ZC को नेग्लेक्ट करना है। तो ये आया 2ZL डिवाइड बाय ZL, तो यानी ये बना +2। और बीटा आई क्या बना, बीटा आई बना 2, बीटा आई बना 2ZC, सॉरी ZC हमें नेग्लेक्ट करना है ना। ठीक है, अभी हम इसको ऐसे लेते हैं 2ZC बाय ZL, मतलब प्लस वाले में से ZC नेग्लेक्ट करेंगे। देखो, अगर मेरे पास ZL मच मच ग्रेटर देन ZC है, मान लेते हैं ZL है, ये है 1 लाख। ठीक है, ZC कुछ हंड्रेड्स में है। ठीक है, ZC क्या है, ये ZL है और ये ZC है, ये हंड्रेड्स में। माइनस करूँ प्लस करूँ ZL में ये चीज़ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जो भी ZL प्लस ZC और ZL माइनस ZC वाले हैं, उनमें से हम ZC को इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, और फिर हमारी इक्वेशन निकाल रहे हैं ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट के लिए। ठीक है, क्योंकि ओपन सर्किट में जो हमारा इम्पिडेंस होगा वो इनफाइनाइट होगा, और शॉर्ट सर्किट में जो इम्पिडेंस होगा वो 0 होगा। तो शॉर्ट सर्किट का केस अभी करेंगे, पहले इसका निकाल लें, ओपन सर्किटेड का। तो अब क्या आया, 2ZC बाय ZL है। अब देखो, ZC तो बहुत छोटा है, डिनोमिनेटर में क्या है, ZL जो है बहुत बड़ा, और ZL लगभग इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, यानी ये फ्रैक्शन लगभग किसको अप्रोच कर जाएगा, 0 को। तो बीटा ई क्या हुआ, 0। इसी तरह से अब हम रिसीविंग एंड शॉर्ट सर्किटेड में निकालेंगे। तो मुझे क्या करना है, इस शॉर्ट सर्किटेड में, मुझे शॉर्ट सर्किटेड में ZL की जगह सब्सटीट्यूट करना है 0। आप सब्सटीट्यूट करो, अल्फ़ा वी की जगह ZL में 0 सब्सटीट्यूट करोगे, आएगा -1, है ना। रिसीविंग एंड अगर शॉर्ट सर्किटेड है यानी ZL 0 है। अल्फ़ा आई में 0 सब्सटीट्यूट करोगे तो आएगा +1, बीटा वी में 0 सब्सटीट्यूट करोगे तो आएगा 0, बीटा आई में ZL 0 सब्सटीट्यूट करोगे तो आएगा +2। ठीक है, तो ये आपकी एक टेबल बन गई 3 केसेस के लिए। क्या क्या केसेस हैं, पहला तो डिसकंटिन्यूटी जंक्शन के आगे एक केबल हो जिसकी कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस R है, डिसकंटिन्यूटी जंक्शन के आगे एक ओपन सर्किट हो, डिसकंटिन्यूटी जंक्शन के आगे एक शॉर्ट सर्किट हो। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास एक केस और है जो हम अलग तरीके से ड्राइव करेंगे, जो है केस 4, जिसमें आता है टी जंक्शन। ठीक है, एक टी जंक्शन आता है, टी जंक्शन आता है जिसमें यहाँ पे आ रहा है VI II। ठीक है, रिफ्लेक्ट हो रहा है VR IR। ठीक है, इस वाली लाइन में है जो VT1 और IT1, और नीचे वाली लाइन में क्या जा रहा है, ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, नीचे वाली लाइन में क्या जा रहा है, VT2 और IT2। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब देखो, इसको मैं
कुछ इस तरह से बना सकता हूँ। जहाँ पे ये टर्मिनल ग्राउंड का है, इस पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। डिसकंटिन्यूटी से पहले कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है ZC, और एक लाइन की कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है Z1, दूसरी लाइन की है Z2। ठीक है, अब देखो क्या क्या था यहाँ पे, था VI इंसिडेंट था, रिफ्लेक्ट क्या हो रहा था, VR IR। ठीक है, इसके Z1 में क्या जा रहा था, Z1 में जा रहा था VT1 IT1, और Z2 में क्या जा रहा था, Z2 में जा रहा था VT2 IT2। ठीक है, अब देखो ये डायग्राम देखते ही हमें पता चल रहा है, सर्किट डायग्राम देखते ही, कि VT जो है वो VT1 के बराबर है और VT2 के भी बराबर है। ठीक है, हमें एक और चीज़ पता चल रही है कि अगर मैं ऐसा मानूँ इसे, ये वाला पॉइंट डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट है, डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, और फिर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करूँ, तो यहाँ तक तो IT जा रहा होगा, इसमें IT1 गया होगा और इसमें IT2 गया होगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक VT होगा, पहले वाले के क्रॉस VT1 होगा, दूसरे वाले के क्रॉस VT2 होगा। तो इस हिसाब से मैंने लिखा है VT इक्वल टू VT1 इक्वल टू VT2, और IT क्या आएगा, IT आएगा IT1 प्लस IT2। बाकी इक्वेशन सेम रहेंगी, क्या, जो है VT इक्वल टू VI प्लस VR, और IT इक्वल टू VI माइनस, सॉरी, IT इक्वल टू IT इक्वल टू II प्लस IR। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वही स्टेप्स करेंगे जो पहले किए थे। हम IT की जगह लिखेंगे VT बाई ZL। ठीक है, VT बाई ZL लिखेंगे, एक सेकेंड, अभी हमें ZL नहीं लिखना चाहिए, एक सेकेंड। हाँ, क्योंकि यहाँ पे दो जंक्शन है ना अलग अलग, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, हाँ हम लिख सकते हैं IT की जगह IT1 प्लस IT2, इस इक्वेशन का यूज़ करके। तो वो क्या बना, II प्लस IR के बराबर। IT1 की जगह हम लिख सकते हैं VT1 बाई Z1, और IT2 की जगह लिख सकते हैं VT2 बाय Z2, और II की जगह क्या लिख सकते हैं, II की जगह आया VI बाय ZC, IR की जगह आया माइनस VR बाय ZC। ठीक है, ये चीज़ आई। अब हमें पता है कि VT1 और VT2 बराबर हैं किसके, VT के। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ VT बाय Z1 प्लस VT बाय Z2 इज इक्वल टू VI बाय ZC माइनस VR बाय ZC। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ VT 1 बाय Z1 प्लस 1 बाय Z2 इक्वल टू VI बाय ZC माइनस VR बाय ZC। VT की जगह लिख दो VI प्लस VR। ठीक है, कौन सी इक्वेशन यूज़ करके, ये वाली इक्वेशन यूज़ करके। तो ये आ गया 1 बाय Z1 प्लस 1 बाय Z2, और दूसरी तरफ क्या आया, VI बाय ZC माइनस VR बाय ZC। सारी I वाली टर्म्स एक साथ लो और R वाली टर्म्स एक साथ लो, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा VR बाय Z1 प्लस VR बाय Z2 प्लस VR बाय ZC। I वाली एक साथ लोगे, VI बाय ZC माइनस VI बाय Z1 माइनस VI बाय Z2। ठीक है, इसे फर्दर मैं लिख सकता हूँ VR 1 बाय Z1 प्लस 1 बाय Z2 प्लस 1 बाय ZC इक्वल टू VI 1 बाय ZC माइनस 1 बाय Z1 प्लस 1 बाय Z2। यहाँ से मेरे पास ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या आया, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट अल्फ़ा V आया VR बाय VI विच इज़ इक्वल टू 1 बाय ZC माइनस 1 बाय Z1 प्लस 1 बाय Z2 डिवाइडेड बाय 1 बाय ZC प्लस 1 बाय Z1 प्लस 1 बाय Z2। ये क्या है, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट फॉर वोल्टेज आया। ठीक है, अब हम निकालेंगे ट्रांसमिशन कोफिशिएंट किसका, करंट का। करंट के लिए क्या करेंगे, करंट के लिए मुझे चाहिए अल्फ़ा ई, और अल्फ़ा ई क्या होगा, वो होगा IR बाय II, है ना, IR बाय II होगा।
तो वो निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, जो मेरी ऊपर वाली इक्वेशन है उसमें मैं वी आर की जगह सब्स्टिट्यूट करता हूँ, वी आर की जगह सब्स्टिट्यूट करता हूँ आई आर जेड सी माइनस आई आर जेड सी, और वी आई की जगह सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ आई आई जेड सी। ठीक है, जेड सी कट गए, मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया माइनस आई आर बाय आई आई। और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा इसके बराबर, है ना, इस चीज़ के बराबर। तो इसका मतलब अल्फा आई किसके बराबर हुआ, अल्फा आई बराबर हुआ आई आर बाई आई आई, विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा वी, है ना। वो कितना होगा, वो होगा 1/z1 प्लस 1/z2 माइनस 1/zc डिवाइडेड बाय 1/zc प्लस 1/z1 प्लस 1/z2। ठीक है, ये चीज़ें होंगी। तो हमने अल्फा आई और अल्फा वी निकाल लिया। एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ। अल्फा वी कितना आया था, 1/zc माइनस 1/z1 प्लस 1/z2 डिवाइड बाय 1/zc प्लस 1/z1 प्लस 1/z2। अल्फा ई क्या था, अल्फा ई था 1/z1 प्लस 1/z2 1/z1 प्लस 1/z2 माइनस 1/zc, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 1/zc प्लस 1/z1 प्लस 1/z2। ठीक है, अल्फा वी और अल्फा आई हमने निकाल लिए। अब किसकी बारी है, अब है ट्रांसमिशन कोफिशिएंट्स की बारी। उसके लिए फिर से वही इक्वेशंस यूज़ करेंगे। क्या था, आई टी वन प्लस आई टी टू इज इक्वल टू आई आई प्लस आई आर। और क्या था हमारे पास, और था वी टी इक्वल टू वी टी वन इक्वल टू वी टी टू, है ना। और क्या था, और था वी टी इक्वल टू वी आई प्लस वी आर। और क्या था, हाँ यही सारी चीज़ें थी, यही सारी चीज़ें थी। हाँ, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आई टी इक्वल टू आई टी वन प्लस आई टी टू इक्वल टू आई आई प्लस आई आर। अब देखो, अब मैं इस इक्वेशन में, आई वाली इक्वेशन में आई टी वन की जगह फिर से वही चीज़ सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ वी टी वन बाय जेड वन प्लस वी टी टू बाय जेड टू वी टी टू बाई जेड टू इज इक्वल टू वी आई बाई जेड सी माइनस वी आर बाई जेड सी, है ना। वही स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ जो मैंने सबसे पहले जो अल्फ़ा वी और अल्फ़ा आई निकाले थे ना, उनमें जो सब्स्टिट्यूशन की थी वही सब्स्टिट्यूशन की है। वही फिर से वी टी वन और वी टी टू की जगह वी टी लिख सकते हैं। मेरे पास आया 1/z1 प्लस 1/z2 इक्वल टू वी आई बाई जेड सी। वी आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन से वी आर आ जाएगा वी टी माइनस वी आई। यही सब्स्टिट्यूट कर दो इधर, तो आएगा माइनस वी टी बाई जेड सी प्लस वी आई बाई जेड सी, है ना। अब देखो, वी टी वाली टर्म्स एक साथ ले लो, तो मेरे पास आया वी टी 1/z1 प्लस 1/z2 प्लस 1/zc इक्वल टू वी आई वाली एक साथ, तो 2vi बाय जेड सी। अब यहाँ से मुझे निकालना है वी टी बाय वी आई। ठीक है, वी टी बाई वी आई क्या होता है, बीटा वी। कितना आया वो वो आया 2 इंटू 1/zc डिवाइड बाय 1/z1 प्लस 1/z2 प्लस 1/zc। ये क्या आ गया, बीटा वी। अब मुझे पता है वी टी होता है, वी टी क्या होता है, वी टी होता है आई, मैं वी टी क्या लिख सकता हूँ, मैं वी टी की जगह लिख सकता हूँ वी टी वन, है ना। वी टी की जगह लिख सकता हूँ वी टी वन, मैं वी टी की जगह लिख सकता हूँ वी टी वन, और वी आई को ऐसे ही रहने दे सकता हूँ वी टी वन, और इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ वी टी टू बाय वी आई। ठीक है, अब देखो क्या मिला मुझे, मुझे मिला जो वी टी वन वाली चीज़ है, वी टी वन बाय वी आई क्या आएगा, ये आएगा वी टी वन की जगह लिखा जा सकता है आई टी वन इंटू जेड वन, और वी आई की जगह लिखा जा सकता है आई आई इंटू जेड सी। ठीक है, वी टी टू बाय वी आई की जगह क्या लिखा जा सकता है, आई टी टू बाय आई आई इंटू जेड टू, और नीचे क्या आएगा, जेड सी। ठीक है, ये चीज़ें आ सकती हैं, और ये किसके बराबर होगा, ये इस फ्रैक्शन के बराबर होगा 2 इंटू 1/zc, क्योंकि ये किसके बराबर, वी टी बाई आई के, वी टी बाई वी आई के बराबर है। वी टी बाई वी आई को हम वी टी वन बाई वी आई लिख सकते हैं, वी टी टू बाई वी आई भी लिख सकते हैं, क्योंकि वी टी इक्वल टू वी टी वन है और इक्वल टू वी टी टू है। मैंने वही चीज़ यहाँ पे लिखी है।
तो मेरे पास आया वी टी वन बाई वी आई कितना आया, आई टी वन इंटू जेड वन बाई आई आई इंटू जेड सी। उसी तरह से वी टी टू बाई वी आई कितना आया, आई टी टू इंटू जेड टू डिवाइड बाई आई आई इंटू जेड सी। इस चीज़ को हम वी टी बाई वी आई से इक्वेट करेंगे इन दोनों को, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा 2 1 बाय जेड सी डिवाइड बाय 1 बाय जेड वन प्लस 1 बाय जेड टू प्लस 1 बाय जेड सी। इसको भी यही करना है, 2 1 बाय जेड सी 1 बाय जेड वन प्लस 1 बाय जेड टू प्लस 1 बाय जेड सी। ठीक है, अब देखो राइट साइड 1 बाय जेड सी है, लेफ्ट साइड भी 1 बाय जेड सी है, तो ये 1 बाय जेड सी 1 बाय जेड सी कट जाएंगे, यहाँ से भी 1 बाय जेड सी 1 बाय जेड सी कट जाएंगे। ठीक है, ये Z1 डिनोमिनेटर में चल जाएगा राइट साइड, ये Z2 डिनोमिनेटर में चल जाएगा राइट साइड। तो मेरे पास ये जो है, मैं इसे लिख देता हूँ, मैं इसे लिख देता हूँ बीटा T1 है ना, और इसे लिख देता हूँ बीटा T2। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, बीटा T1 मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 बाय जेड वन डिवाइड बाय 1 बाय जेड वन प्लस 1 बाय जेड टू प्लस 1 बाय जेड सी। ठीक है, लिख सकता हूँ बीटा T1, बीटा I1 लिखना चाहिए मुझे, नॉट T1, बीटा I1 है ना, करंट का होता है ना ये, बीटा I1 और बीटा I2। तो बीटा I1 क्या आया, बीटा I1 क्या है, 2 इंटू 1 बाय जेड वन डिवाइड बाय 1 बाय जेड वन प्लस 1 बाय जेड टू प्लस 1 बाय जेड सी। इसी तरह से बीटा I2 क्या आया, 2 इंटू 1 बाय जेड टू डिवाइड बाय 1 बाय जेड वन प्लस 1 बाय जेड टू प्लस 1 बाय जेड सी। अब इन दोनों चीज़ों को आप याद रखो। तो मेरे पास है बीटा I1 इज इक्वल टू आई टी वन बाय आई इक्वल टू 2 इंटू 1 बाय जेड वन डिवाइडेड बाय 1 बाय जेड वन प्लस 1 बाय जेड टू प्लस 1 बाय जेड सी। और वही बीटा T2 क्या आया, आई टी टू डिवाइड बाय आई इक्वल टू 2 इंटू 1 बाय जेड टू डिवाइडेड बाय 1 बाय जेड वन प्लस 1 बाय जेड टू प्लस 1 बाय जेड सी। इन दोनों को ऐड कर दो, बीटा I1 और I2 को ऐड कर दो, बीटा I1 और I2 को ऐड कर दो। तो मेरे पास आया बीटा I1 प्लस बीटा I2 इक्वल टू हुआ आई टी वन बाय आई प्लस आई टी टू बाय आई, जो किसके बराबर हुआ, 2 इंटू 1 बाय जेड वन डिवाइडेड बाय 1 बाय जेड वन प्लस 1 बाय जेड टू प्लस 1 बाय जेड सी प्लस 2 इंटू 1 बाय जेड टू डिवाइडेड बाय 1 बाय जेड वन प्लस 1 बाय जेड टू प्लस 1 बाय जेड सी। ऐड करो तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा आई टी वन प्लस आई टी टू डिवाइडेड बाय आई, ठीक है, जो किसके बराबर होगा, जो बराबर होगा आई टी बाई आई के, है ना। आई टी वन प्लस आई टी टू क्या था, आई टी था, है ना, आई टी वन प्लस आई टी टू क्या था, आई टी था। ये किसके बराबर होगा, ये होगा 2 इंटू 1 बाय जेड वन प्लस 1 बाय जेड टू डिवाइडेड बाय 1 बाय जेड वन प्लस 1 बाय जेड टू प्लस 1 बाय जेड सी। और आई टी बाई आई क्या होता है, आई टी बाई आई होता है बीटा आई, कितना है वो, 2 इंटू 1 बाय जेड वन प्लस 1 बाय जेड टू डिवाइडेड बाय 1 बाय जेड वन प्लस 1 बाय जेड टू प्लस 1 बाय जेड सी। ठीक है, तो एक बार मैं चारों कोफिशिएंट्स टी जंक्शन के लिए दोबारा लिख देता हूँ। क्या थे वो, अल्फ़ा वी था 1 बाय जेड सी माइनस 1 बाय जेड वन प्लस 1 बाय जेड टू डिवाइडेड बाय 1 बाय जेड सी प्लस 1 बाय जेड वन प्लस 1 बाय जेड टू। ठीक है, अल्फ़ा आई क्या था, अल्फ़ा आई था अल्फ़ा वी का नेगेटिव, यानी 1 बाय जेड वन प्लस 1 बाय जेड टू माइनस 1 बाय जेड सी डिवाइडेड बाय 1 बाय जेड सी प्लस 1 बाय जेड वन प्लस 1 बाय जेड टू। बीटा वी क्या था, बीटा वी था 2 इंटू 1 बाय जेड सी डिवाइडेड बाय 1 बाय जेड सी प्लस 1 बाय जेड वन प्लस 1 बाय जेड टू। और बीटा आई क्या आया था, बीटा आई आया था 2 इंटू 1 बाय जेड वन प्लस 1 बाय जेड टू डिवाइडेड बाय 1 बाय जेड सी प्लस 1 बाय जेड वन प्लस 1 बाय जेड टू। ठीक है, ये चीज़ आई।
तो ये किसके हैं, ये चारों कोफिशिएंट्स किसके हैं, टी जंक्शन के। तो जो भी मैंने आपको चारों केस बताए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से केस हैं ये है जब एक केबल से टर्मिनेट हो, ठीक है, डिस्कंटिन्यूटी जंक्शन एक केबल से टर्मिनेट हो जिसकी इम्पीडेंस है आर, ठीक है, या फिर कह दूँ रेजिस्टेंस आर है, या फिर ओपन सर्किट से हो, शॉर्ट सर्किट से हो, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे टेबल बनाई दी थी, ये टेबल जो बनाई है उसी के लिए बनाई है, या फिर टी जंक्शन हो। टी जंक्शन के लिए अभी हमने सॉल्व किया और चारों हमने निकाले। तो वो जो टेबल में हमने सारे कोफिशिएंट्स लिखे हैं वो कोफिशिएंट्स और ये चारों कोफिशिएंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक लास्ट चीज़ बची है, वो है एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स। ठीक है, एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स होते हैं कैपेसिटर और इंडक्टर। ठीक है, तो हम पहले कैपेसिटर का केस कंसिडर करते हैं। तो कैपेसिटर का केस कंसिडर करेंगे तो होगा क्या, हमारे पास एक लाइन है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है जेड सी, डिस्कंटिन्यूटी जंक्शन आया, ये डिस्कंटिन्यूटी वाला पॉइंट है। उसके आगे कैपेसिटर से, ये डिस्कंटिन्यूटी के आगे जो जंक्शन है डिस्कंटिन्यूटी जंक्शन, वो कैपेसिटर से टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, जेड सी की जब मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी तो मैंने आपको ये बताया था कि जेड सी क्या है, जेड सी एक रेजिस्टेंस है जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, रूट एल बाय सी। ठीक है, ये बताया था मैंने आपको। अब ये है सी। अब देखो, तो अगर ये एक रेजिस्टेंस है तो ये क्या बन गया, ये सर्किट ये बन गया एक फर्स्ट ऑर्डर आरसी सर्किट बन गया। फर्स्ट ऑर्डर आरसी सर्किट में अगर मुझे वीसी के अक्रॉस वोल्टेज निकालनी है, ठीक है, ये वीटी है जो वीसी के बराबर है ना, कैपेसिटर वोल्टेज के बराबर। वीसी के अक्रॉस वोल्टेज निकालनी तो कितनी आएगी, वी फाइनल 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। और आईसी निकालना है तो कितना आएगा, वो आएगा वी फाइनल डिवाइड बाय आर इंटू वी फाइनल डिवाइड बाय आर इंटू ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। अब टाउ क्या होता है, आर इंटू सी। यहाँ पे आर जेड सी है, सी क्या है, सी तो सी ही है, तो टाउ हो गया मेरे पास जेड सी इंटू सी, या फिर सी जेड सी कह लो। ठीक है, वी एफ क्या होगा, वी एफ होगा फाइनल वोल्टेज। अब देखो हमने क्या माना था, यूनिट स्टेप वेव मानी थी, यूनिट स्टेप वेव मानी है। ठीक है, यूनिट स्टेप वेव ऐसी होती है, ऐसी ऐसी वेव आ रही है। यूनिट स्टेप वेव के लिए कैपेसिटर जो होगा ना, फाइनली जाके मतलब इन्फिनाइट टाइम पे, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम जब बीत जाएगा तब कैपेसिटर हो जाएगा ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या आता था, याद करो। ओपन सर्किट में ट्रांसमिशन कोफिशिएंट था, ओपन सर्किट में मेरे पास क्या था, ओपन सर्किट में मेरे पास ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है बी टी इक्वल टू +2, और शॉर्ट सर्किट में क्या है, 0। ये दोनों यूज़ होंगे हमारे पास, तो ये दोनों मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, मेरे पास है बी वी इक्वल टू, मतलब ट्रांसमिशन कोफिशिएंट ऑफ वोल्टेज इक्वल टू 2 ओपन सर्किट के लिए, और शॉर्ट सर्किट के लिए कितना है, शॉर्ट सर्किट के लिए 0। ठीक है, अब देखो यूनिट स्टेप वेव आ रही है, यूनिट स्टेप वेव के हिसाब से ये इक्वेशंस बनेंगी। फाइनल वोल्टेज हो जाएगी, फाइनल वोल्टेज पे कैपेसिटर ओपन सर्किट होना चाहिए, ओपन सर्किट पे ट्रांसमिशन कोफिशिएंट 2 आता है, यानी वी टी बाई वी आई 2 हो गया, यानी वी टी कितना होना चाहिए, वी टी होना चाहिए 2 वी आई, और वी टी ही तो वी सी है, यानी फाइनल वोल्टेज होगी 2 वी आई। तो वी टी क्या आएगा, वी टी आएगा 2 वी आई 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय सी जेड सी। और आई टी क्या आएगा, आई टी आएगा 2 वी आई बाय जेड सी ई की पावर माइनस टी बाय सी जेड सी। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आई। ये किसके लिए आई, कैपेसिटर के लिए। और कैपेसिटर के लिए आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, यहाँ पे हमने रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का यूज़ नहीं किया ना, क्योंकि एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स में देर इज़ नो रिफ्लेक्शन। इन एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स देर इज नो रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन नहीं है तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट भी नहीं है। ठीक है, तो वी टी आ गया वी आई की टर्म्स में, आई टी आ गया वी आई की टर्म्स में। ठीक है, वी आई की जगह आप आई आई जेड सी लिख के आई टी बाई आई आई भी निकाल सकते हो, और वी टी बाई वी आई तो आ ही जाएगा। तो इससे आप ट्रांसमिशन कोफिशिएंट्स इजीली निकाल सकते हो इन दोनों इक्वेशन से। ठीक है, अब हम लेते हैं इंडक्टर का केस। हाँ, उससे पहले शॉर्ट वाले की तो बात ही नहीं की मैंने। अब देखो कैपेसिटर इनिशियली शॉर्ट रहता है,
कैपेसिटर इनिशियली क्या रहता है, शॉर्ट। तो कैपेसिटर इनिशियली शॉर्ट रहता है तो इनिशियली क्या होगा, इनिशियली बीटा वी जीरो है, यानी इनिशियली यानी टी इक्वल टू जीरो पे वी टी जीरो होना चाहिए। देखते हैं आता है कि नहीं। टी इक्वल टू जीरो डालो, ई की पावर जीरो बन जाएगा वन, वन माइनस वन जीरो, वी टी जीरो आ रहा है। ठीक है, यानी ये चीज़ हमने सही लिखी है। अब इंडक्टर का केस लेते हैं। इंडक्टर के केस में लाइन की कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस तो जेड सी रहेगी, उसके आगे डिस्कंटिन्यूटी जंक्शन के आगे इंडक्टर लगा है। ठीक है, ये बन गया एक आर एल सर्किट बन गया है ना। आर एल सर्किट में वी एल क्या होगा, वी एल आएगा वी इनिशियल। ठीक है, वी इनिशियल वन माइनस, ये इनिशियल है, इंसिडेंट नहीं है, मैं आई एन लिख देता हूँ वी इनिशियल के लिए, वन माइनस ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। सॉरी, वन माइनस नहीं, हाँ, वी इनिशियल इंटू ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। और आई एल क्या आएगा, आई एल आएगा वी इनिशियल बाय आर इंटू वन माइनस ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। ये आर एल सर्किट की इक्वेशन है जनरल। ठीक है, अब वी इनिशियल क्या है, इंडक्टर इनिशियली रहता है ओपन सर्किट। ठीक है, इंडक्टर इनिशियली क्या रहता है, ओपन सर्किट, और फाइनली क्या रहता है, फाइनली शॉर्ट सर्किट, इनिशियली ओपन सर्किट। तो अगर इंडक्टर इनिशियली ओपन सर्किट है तो बीटा वी होगा, हो जाएगा टू, इसका मतलब वी टी आएगा टू वी आई। यानी इनिशियल वोल्टेज कितनी है, इनिशियल वोल्टेज है, इनिशियल ट्रांसमिशन वोल्टेज कितनी है, देखो इंडक्टर के अक्रॉस की वोल्टेज ही तो ट्रांसमिशन वोल्टेज है ना, तो इनिशियल वोल्टेज कितनी है, टू वी आई। तो मेरे पास जो वी टी आया वो कितना आया, वो आया टू वी आई ई की पावर माइनस टाउ। क्या होता है, टाउ होता है एल बाय आर, है ना, आर यहाँ पे जेड सी है तो एल बाय जेड सी माइनस जेड सी बाय एल इंटू टी, ये बन गया। और आई एल क्या बनेगा, आई टी क्या बनेगा, आई टी बनेगा टू वी आई बाय आर इंटू वन माइनस ई की पावर माइनस जेड सी बाय एल इंटू टी। ठीक है, तो ये आ गई इंडक्टर के लिए। फिर से वही है, ये भी एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है, इसलिए इसमें भी रिफ्लेक्शन कंपोनेंट नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट में रिफ्लेक्शन कंपोनेंट नहीं होता। ठीक है, तो आज के लेक्चर में जो मैंने आपको बताया है अल्फ़ा और बीटा के कोफिशिएंट्स, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन के कोफिशिएंट्स हर एक केस के लिए, वो सारी इक्वेशंस इंपॉर्टेंट हैं। और एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स में जो वीटी और आईटी की इक्वेशंस आई हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी इक्वेशंस आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट्स के बारे में। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।